जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो सीएस में इंटरेस्टेड हैं या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज एक कंप्लीट रोड मैप बनाने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से वो समझ सकते हैं कि हम अपना करियर कैसे और किस वे से जाके वेब डेवलपमेंट में बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट को अगर हम समझना चाहें तो वेब डेवलपमेंट मेनली पहले हम इंटरनेट समझते हैं। इंटरनेट कैसे वर्क करता है? इंटरनेट दो चीजों से वर्क करता है, क्लाइंट और सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट जब प्रोसेस होके वापस क्लाइंट को सर्वर द्वारा भेजी जाती है, जो आउटपुट में हमें HTML मिलता है या बैकएंड से जो भी लॉजिक्स हमारे कन्वर्ट होके हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज में आते हैं, वो हमारा पूरा एक वेबसाइट जनरेट करते हैं। वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं। अगर हम वेबसाइट पढ़ना चाहेंगे इस रोड मैप में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप एज ए कैरियर इस चीज को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को, तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजें सुनने को आपको मिली होंगी। फ्रंट एंड जो होता है हमारा वेबसाइट का, एक तो होता है फ्रंट एंड पार्ट। फ्रंट एंड हमारा वेबसाइट का होता है जिसमें जो चीजें हमें क्लाइंट पर दिखती हैं। क्लाइंट हमारा ब्राउजर हो सकता है, हमारा मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हमारा डिवाइस या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, लाइक गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ये सभी क्लाइंट होते हैं। इन क्लाइंट्स के द्वारा हम रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजते हैं और रिस्पॉन्स में हमें एक वेबसाइट जनरेट होती है। तो जो हम क्लाइंट पर जो हमें यूआई दिखता है, वो वाला काम हमारा फ्रंट एंड कहलाता है, जो हमें ब्राउजर पे दिखता है। फ्रंट एंड के लिए हमें HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट ये सीखना कंपलसरी है। एक होता है हमारा सेकंड पार्ट जो होता है वेबसाइट का, वो होता है बैकएंड। बैकएंड में हम कोई भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि एक नोड.js, node.js, PHP, जावा, इसी टाइप से अदर जैसे पाइथन वगैरह का भी यूज किया जा सकता है। बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कंप्लीट करके हमारी कंप्लीट वेबसाइट बनती है। फ्रंट एंड में हम यूआई बनाते हैं, लेकिन अब उस यूआई को जो हमें बैकएंड में प्रोसेस करानी है, आपने मान लीजिए एक फॉर्म बनाया और फॉर्म सबमिट हुआ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रंट एंड सीखने के बाद उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि मैंने फ्रंट एंड तो बना लिया, लेकिन फ्रंट एंड पे मैं जो फॉर्म में डेटा सबमिट कर रहा हूँ, आप एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म में मान लीजिए आपने एक इनपुट फील्ड ली, टेक्स्ट। इसमें डेटा आपने जब सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो अब आप सोचते हैं कि ये डेटा कहाँ जाता है? ये डेटा डेटाबेस में सेव होता है और डेटाबेस का जो पार्ट होता है, जो सर्वर पे काम कर रहा है, वो होता है हमारा बैकएंड। बैकएंड में हम एपीआई बनाते हैं, डेटा स्टोर करना, डेटा अपडेट करना, ये सारे काम बैकएंड के पार्ट होते हैं। फ्रंट एंड का पार्ट सिर्फ हमें यूआई बनाना होता है। फ्रंट एंड में हम सिर्फ यूआई बनाते हैं। तो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के रोड में अगर हम चलते हैं, तो सबसे पहले हमें HTML सीखना है। बगैर HTML के कोई वेब पेज नहीं बनता। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें वेबसाइट का एक स्कीमा जनरेट किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज यानी कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ मार्कअप जनरेट करती है, स्कीमा। फिर CSS होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर जावास्क्रिप्ट होता है। HTML का काम सेम वही है। जो हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग में जब हम एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, एक बीम कॉलम जो खड़े करते हैं, वो हमारा काम वेबसाइट का HTML वाला पार्ट में आ जाता है। लेकिन जब उस बिल्डिंग को दीवार बनाने के बाद उसकी पुताई होती है, उसकी डेकोरेशन, उसकी सजावट का जो काम करता है, वो हमारा पार्ट आता है CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ आप एक रफ आर्किटेक्चर तो बना लेंगे, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए CSS लगेगी। फिर उस बिल्डिंग के अंदर जो फंक्शनलिटी लगाते हैं हम, विंडो का खुलना, पेन चलना, या जो और भी जो उसके अंदर डायनेमिक एक्टिविटीज करवाते हैं, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आप दूसरा एग्जांपल समझें, तो एक जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, वो HTML हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो स्किन हुए, कपड़े हुए, वो सारे क्या हो गए? वो सारे हो गए CSS। और हम जो फंक्शनलिटी यूज करते हैं, सुनना, बोलना, देखना, इस टाइप के सारे काम हम जावास्क्रिप्ट से करवाते हैं। तो ये तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझ आ गया। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है बैकएंड की, क्योंकि फ्रंट एंड तो बना लिया, बट फ्रंट एंड बगैर बैकएंड के अधूरा है। आपने फ्रंट एंड मतलब हम इस टाइप की वेबसाइट अगर बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ
एक तरह से इंफॉर्मेटिव वेबसाइट कह सकते हैं या स्टैटिक वेबसाइट बनती है, वो हम फ्रंट एंड से बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, आप जाएंगे डायरेक्ट, हमने वहां पे जाके हर एक फील्ड को चेंज करना है, मान लीजिए कि इमेज चेंज करनी है तो खुद जाके चेंज करेंगे। लेकिन जब बैकएंड बनाते हैं तो बैकएंड में क्या होता है, हमारा डेटा एक ड्राइव में स्टोर हो जाता है। इस टाइप से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी कंप्लीट एक वेबसाइट। एक वेबसाइट बनती है। अब वेबसाइट बनने के बाद में अगली प्रोसेस होती है वेबसाइट की होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है कि अभी हम लोकल में, जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं तब तो हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होती है, लेकिन कंप्यूटर हमारा ना तो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ना हम कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को 24 घंटे चालू रख सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक सर्वर पे स्पेस खरीदते हैं जिसे होस्टिंग कहा जाता है। ये होस्टिंग होती है, होस्टिंग। और दूसरा एक और चीज खरीदना होती है जिसे डोमेन कहा जाता है। डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, डोमेन मतलब हमारा जो वेबसाइट का नाम होता है, जो एड्रेस होता है, वो डोमेन होता है। जैसे आपने google.com सुना होगा, google.com, facebook.com, ये सभी क्या हुए, ये डोमेन हुए। लेकिन जो आपने ये जो कोड जो बनाया है आपने फ्रंट एंड बैक एंड का यूज करके, ये कोड कहाँ पे रखा हुआ है, ये सारा कोड इस होस्टिंग पे रखा हुआ है। होस्टिंग मतलब एक, समझ लीजिए एक एड्रेस, जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, इसी तरह से हम एक स्पेस खरीद लेते हैं एक सर्वर पे। सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो जब सर्वर खरीदते हैं तो हमें सर्वर और होस्टिंग दो चीज खरीदनी पड़ती है। होस्टिंग और सर्वर हम या तो एक ही कंपनी से खरीद सकते हैं, एक ही बीपीएस से खरीद सकते हैं, या अलग अलग खरीद सकते हैं। फिर इनको कनेक्ट करने के लिए हमें डीएनएस करना पड़ता है, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस कनेक्ट करने के बाद ये जो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, जब जैसे ही हमारा डीएनएस कॉन्फ़िगर होता है, डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाती है। तो जब हम ब्राउजर में जाके, ब्राउजर मतलब हमारा जो क्लाइंट है, हम ब्राउजर के जब एड्रेस बार में जाके और किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं www.google.com, और जैसे ही सर्च करते हैं हमारी रिक्वेस्ट इस डोमेन के थ्रू सर्वर पे जाती है। सर्वर से वो डेटा रिस्पॉन्स में आता है और फिर हमें यहाँ पे हमारी कंप्लीट वेबसाइट दिखाई देती है। यही कंप्लीट प्रोसेस होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का। सारी वेबसाइट बनाने का लगभग यही प्रोसेस होता है। हाँ, इतना कर सकते हैं, लैंग्वेज हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी को पीएचपी में इंटरेस्ट है, किसी को जावास्क्रिप्ट में, कोई भी लैंग्वेज यूज करें, लेकिन जो हमारा यूआई होता है वो इन तीन चीजों से बनता है। इनके अलावा यूआई में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज करते हैं हम, जैसे रिएक्ट जेएस हुआ, एंगुलर जेएस हुआ, वो सभी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क होते हैं, जिनका यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे जो हमारा यूआई है उसको और लाइट वेट बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। बाकी बेसिक हमारा वहां भी जावास्क्रिप्ट ही काम करता है। अगर जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस सब इसी से बनते हैं। मेन उनका जो कोर जो है उनका जावास्क्रिप्ट ही है। तो हमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीखना है और इनमें से कोई एक वेबसाइट की लैंग्वेज सीखनी है। अब इनके अलावा एक और पार्ट होता है इसका, डेटाबेस। डेटाबेस में हम माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी, इनमें से कोई भी एक सीख सकते हैं। डेटाबेस में हमारा डेटा रॉ टेबल के फॉर्मेट में रखा होता है, वहां माई एसक्यूएल होता है, जहां हम लिस्ट के फॉर्म में रखते हैं, वहां पे हम मोंगोडीबी यूज करते हैं। अभी एक सवाल और आता है, बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं या जो बिगनर लेवल पे होते हैं वो सोचते हैं कि ये डोमेन कैसे काम करता है। तो डोमेन की प्रोसेस क्या होती है, आपने आईपी एड्रेस सुना होगा। आईपी एड्रेस ही होता है एक तरह से डोमेन, लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि 127.0.0.1 है ना, इस टाइप का आपने आईपी एड्रेस देखा होगा। अब मान लीजिए मैंने एक सर्वर परचेस किया, एक होस्टिंग परचेस किया, जहां मैंने स्पेस लिया। अब मुझे इस टाइप का कुछ एड्रेस मिलता है 102.0.0.2.4.3.5। क्या पॉसिबल है कि मैं इसको किसी को दे पाऊं कि भैया ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ जाके आप वेबसाइट पे जाइए, विजिट कर लीजिए? तो ये याद नहीं रहता है। इसलिए इस जो टफ प्रोसेस है, जो याद रखने लायक प्रोसेस नहीं है, उसी का ही अल्टरनेट डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम कुछ नहीं होता है, डोमेन नेम हम डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं। डोमेन नेम सर्वर जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमने मान लीजिए एक डोमेन खरीदा facebook.com या abc.com,
मेरा ये abc.com क्या होगा, मैंने जो होस्टिंग खरीदी है उसके आईपी एड्रेस से लिंक होगा। इसके आईपी एड्रेस से, इस टाइप का एक आईपी एड्रेस होता है। अब मेरे आईपी एड्रेस से जब ये लिंक हो जाता है तो अगर मैं कहीं पे भी abc.com डालूंगा तो रिक्वेस्ट मेरे इस डोमेन पे नहीं जा रही। डोमेन क्वेश्चन, डोमेन एक तरह से इस आईपी एड्रेस का एक लेबल है। मेरी रिक्वेस्ट इस आईपी एड्रेस पे जाती है, वहां से रिस्पॉन्स में मुझे वेबसाइट मिलती है, और हम जो वेबसाइट हमारे ब्राउजर पर देख पाते हैं उसकी कंप्लीट प्रोसेस यही है।